आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी पैटर्न में चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 का पढ़ाऊँगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आपके करंट अफेयर्स, ये ज़्यादातर एनसीईआरटी पैटर्न पे पूछे गए सवाल अधिकतर आते हैं। तो मैं 6 से लेकर 12 तक के आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के चैप्टर्स पढ़ाऊँगी। आप पार्ट नंबर वाइज नंबर देखते चलना। मैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 का पढ़ा रही हूँ। क्या, कब और कहाँ और कैसे। इसमें दिया है कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। जी, कैसे पता लगाएं कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। तो साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्तियों से बात कर सकते हो जिसे उस समय की सहमति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अंगीठों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि कुछ समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र फर्स्ट प्रश्न नर्मदा नदी में पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ के रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों को विशाल संपदा के परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों की यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेट भी खाते थे। तो इसमें मानचित्र में देखेंगे आगे। अब तुम उत्तर पश्चिम सुनिर्माण किरदार पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उपार्जन आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। कुछ उत्तर पूर्व के गाँव मध्य में विद्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जो कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपाया गया। वे स्थान विद्या की स्थिति में थे। नर्मदा नदी हमारी कहाँ है, ये रही। नर्मदा नदी हमारी ये रही, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करते थे, रहते थे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हिंद महासागर पूरा दिया हुआ है। पूरा मैप दिया हुआ है भारत का। मानचित्र व सिंधु तथा इसके सहायक नदियाँ का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तट तीनों इलाकों में नए नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मंगल, बर्धमान,
मगध वर्धमान विहार में नाम से जाना जाता था। इसे शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। यह देश में अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से में दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कुछ लोग ये काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के करने का स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों का विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा को सलाह देते हुए गांव में एक दूसरे तथा एक कस्बे में दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकांश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं के लोगों ने एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 में देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं का पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समंदर को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और वहीं बस गए। लोगों के इस आगमन को सांस्कृतिक संबंध समृद्ध किया और 100 वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। मतलब पुराने ज़मानों में कुछ चीज़ें ऐसी थी, मतलब कुछ भी कोई नहीं जानता था तो बाहर खोज करने के लिए निकल जाते थे, है ना। आगे देखते हैं देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया सब इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इन्हें एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, यूनानियों सिंधु को इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश की इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए अतीत के बारे में कैसे जाने। पुराना अतीत के बारे में मतलब क्या हुआ था क्या नहीं, ये देखते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ हाथ है या से निकलना है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों को अथवा हिमालय क्षेत्र में होने वाले भोज नामक पेड़ के छाल के विषय तरीके या भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। इतने वर्ष में इनमें से कोई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कोई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यापारों, राज्यों के जीवन, औषधि विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषय चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा में का प्रयोग आम लोग अभिलेखों के अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे उपयोग कठोर सतहों को इंटीग्रेट किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेशों की तरह उनके करवाते हैं ताकि उन लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख की
भी मिलते जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों को भी अपने कार्यों का विवरण उत्तीर्ण करवाएं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेखन लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत से बनी हैं जो लोगों को लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर की ईंट से बनी इमारत, अवशेषों, चित्रों, मूर्तियाँ अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, वर्तमान आभूषणों तथा सिक्कों को छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु से भी बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातत्व जानवर, चिड़िया, मछलियों, हड्डियों को ढूंढते हैं, जिससे उन्हें यह जानने की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते हैं थे। वनस्पति अवशेष कुछ मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्य धानी लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वो जले हुए रूप में बचे रहते थे। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपि अभी लोगों को पुराण ज्ञात जानकारियाँ के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत को प्राप्त होते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्व जासूसों की तरह हैं, जो इन सभी स्रोतों का उपयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? तुम इस पुस्तक को शीर्षक से हमारे अतीत को ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसा इस तथ्य में कि वो ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने। तो उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों के जीवन, राजाओं की रानियों के जीवन से व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन में बहुत भिन्नता, जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी अतीत अलग अलग हिस्सों के लोग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। विपरीत शहरों में रहने वाले आपूर्ति व्यक्तियों के निर्भर करते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी थे विद्यमान। देश के अतिरिक्त अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, प्रेषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने ग्राहकों का लेखा जोखा नहीं कर रखते हैं। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी बारे में कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुम्हें तिथि का विषय से पूछे तो शायद ही उस दिन का तारीख, माह, वर्ष व 2000 की इसी तरह का कोई भी वर्ष बताओगी। वर्ष में गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म की तिथि से की थी। 2000 वर्ष कहने वाले तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह का जन्म के पूर्व ही सभी तिथि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक को 2000 प्रारंभिक मानते हैं और वर्तमान में तिथियों का उल्लेख रखते हैं। अब मैं आगे आपको देखो, अगर मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। और मैं अगला चैप्टर सेकंड को अगले दिन वीडियो डालूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे या कोई वो दिखाई दे अब मैं किस प्रकार की वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।